इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स में यानी कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने पहला स्टेप तो क्लियर कर लिया कि हमें बेटर वैरायटी की क्रॉप्स को क्या करना है, डेवलप करना है ना। इस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जब हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमें कैसे मैनेज करना है कि हमारी क्रॉप यील्ड्स इम्प्रूव हो सके। तो सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करना है कि हमारी क्रॉप यील्ड्स इम्प्रूव हो जाए ना। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास अलग अलग तरीके के फार्मर्स होते हैं, है ना। कुछ के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, कुछ के पास कम पैसे होते हैं, कुछ के पास ज़्यादा लैंड होता है, कुछ के पास कम लैंड होता है ना। तो ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है फार्मर्स की, वो उन्हें क्या करती है, वो उन्हें अवेलेबल कराती है उसी हिसाब की टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस। अब हमें क्या पता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत लैंड भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं और बहुत कम लैंड होता है ना। तो ये जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है यही उन्हें अवेलेबल कराती हैं अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस। दैट मीन्स यहाँ पे कोई रिलेशन है जो उनके हायर इनपुट्स और हायर यील्ड्स के को लिंक कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो वो अपने क्रॉप्स को हायर इनपुट दे सकते हैं, है ना। अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी क्या होगी, यानी कि उनका क्रॉप यील्ड्स भी क्या होगा, वो भी अच्छा होगा, है ना। लेकिन अगर फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो हायर इनपुट यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी प्रैक्टिस का यूज़ नहीं कर पाएंगे और उस वजह से क्रॉप यील्ड्स पे भी उनका असर आएगा। दैट मीन्स हमारे पास प्रोडक्शन के क्या हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। कौन कौन से, एक तो नो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, एक लो कॉस्ट होता है और एक हाई कॉस्ट होता है, ठीक है। तो नो कॉस्ट जिसमें हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना, लो कॉस्ट जिसमें हम थोड़ा पैसा लगा रहे हैं और हाई कॉस्ट जिसमें हम बहुत पैसा लगा रहे हैं अपनी क्रॉप्स को और अच्छा करने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट मीन्स अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करना है, क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए हमें उसे अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस देनी होगी। और वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम कैसे दे सकते हैं, अगर हम न्यूट्रिएंट्स अच्छे सप्लाई करें, हम न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करें। सेकंड, हम वाटर मैनेज करें यानी कि इरिगेशन को मैनेज करें। थर्ड, हम क्रॉप के पैटर्न्स को मैनेज करें, क्रॉपिंग पैटर्न्स को मैनेज करें। तो इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे अपनी क्रॉप्स को सप्लाई कर सकते हैं, मैन्योर के यूज़ से, फर्टिलाइजर्स के यूज़ से, है ना। अगर हम मैन्योर को यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें तो हम अपनी क्रॉप्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मैनुअल्स क्या होते हैं, जो हम ऑर्गेनिक तरीके से न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं क्रॉप्स को, वो आपका मैनुअर हो जाते हैं। और फर्टिलाइजर्स जब हम केमिकली मेथड से न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं क्रॉप्स को, सॉइल को, तो वो आपके फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट सप्लाई को बैलेंस रखेंगे तो उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। वॉट हैपन्स इफ प्लांट्स डेफिशिएंट इन दीज न्यूट्रिएंट्स, अब प्लांट्स में अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो क्या होगा। जैसे कि हमारे अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स को लेके कमी हो जाती है तो हमारे हमारे को क्या हो जाती है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं ना, डिसीज़ लग जाती हैं, हमें जल्दी जल्दी बीमारियां लगने लग जाती हैं, हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है ना। सेम एज टीज प्लांट्स को भी क्या हो जाते हैं, उनकी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्ट हो जाती है अगर उनमें भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, है ना। उनकी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्ट हो जाती है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज़, ये सब उनका क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, है ना। उनका रिप्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ ये अफेक्ट हो जाएंगी। ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज़ क्या है, यानी कि उनको जल्दी जल्दी बीमारियां लगने लगेंगी, जल्दी जल्दी डिसीज़ लगने लगेंगी। तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छे से सप्लाई करने पड़ते हैं अपनी सॉइल को, ताकि वो फिर क्रॉप्स के अंदर जा सके।
To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. अगर हमें अपना क्रॉप का यील्ड अच्छा करना है, क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी करनी है, तो हमें सॉइल को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से सप्लाई करने होंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल में जाएं और जब क्रॉप्स उनमें ग्रो हो तो सॉइल से वो अच्छे से क्रॉप्स क्या कर सके, न्यूट्रिएंट्स ले सके और हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. अब ये जो क्रॉप्स को हम न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं वो कैसे सप्लाई होते हैं, है ना, एयर, वाटर और सॉइल से होते हैं. एक क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से मिल सकता है, एयर से मिल सकता है, वाटर से मिल सकता है, सॉइल से मिल सकता है. एयर से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन. वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सॉइल से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं क्रॉप्स को. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो थोड़े कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. यहाँ पे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल दिखाए हैं. जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन. तो ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. तो इनका डिफरेंस क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का. जैसे आपको नेम से भी समझ में आ रहा होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, मैक्रो, है ना. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में चाहिए, है ना. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट. प्लांट्स को ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, है ना. लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये उनको हेल्प करते हैं प्लांट्स को किस चीज़ में, ओवरऑल ग्रोथ में, है ना. हर तरीके की ग्रोथ जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से होती है. एनर्जी का ट्रांसफ़र किससे होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से होता है. सेल फंक्शन कैसे करती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से करती है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस और एंजाइम फंक्शन में. डेफिशिएंसी से क्या होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी, यानी कि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा. और अगर बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो अगर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाता है तो प्लांट्स जो हैं उनको स्पेसिफिक डिसीज़ लग सकती हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपको बताया लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो इसीलिए ग्राम और किलोग्राम की फॉर्म में चाहिए होते हैं प्लांट्स को. लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलीग्राम और माइक्रोग्राम्स की फॉर्म में चाहिए होते हैं. इनके एग्जाम्पल्स अभी जस्ट आप देख चुके हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज. अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हम सॉइल को कैसे प्रोवाइड करेंगे ताकि प्लांट्स भी इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकें, है ना. प्लांट्स इन दी एंड तो प्लांट्स को यूज़ करने हैं ये न्यूट्रिएंट्स. तो प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को ले सके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है. तो मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from decomposed plant and animal waste. It improves soil fertility and structure. तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. ठीक है. ऑर्गेनिक तरीके से बनता है, प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट जब डीकम्पोज होता है तो उनसे ये फॉर्म होता है. ठीक है. काम क्या है इसका, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है. मैन्योर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, एक तो कंपोस्ट, एक वर्मी कंपोस्ट और एक ग्रीन मैन्योर. कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल डंग हो गया, इसको जब हम डीकम्पोज करते हैं उसी को कंपोस्ट बोलते हैं. ठीक है. कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पिट्स और हीप्स की फॉर्म में इसको प्रिपेयर किया जाता है. यानी कि जो पिट्स वो प्रिपेयर करते हैं, हम गड्ढे खोदते हैं और उसमें इनको जो एनिमल वेस्ट है, जो प्लांट वेस्ट है, उनको उन गड्ढों में डाल देते हैं और फिर उनको ढक देते हैं. तो फिर वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं, मैन्योर बन रहा होता है, कंपोस्ट बन रहा होता है. इससे क्या होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होता है. एग्जाम्पल यहाँ पे कंपोस्ट का बताया हुआ है, वो क्या है, किचन वेस्ट, है ना. किचन वेस्ट से भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, वो कंपोस्ट ही है बट इसमें कंपोस्ट बनने की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं अर्थवॉर्म की प्रेजेंस से. ठीक है.
इसमें काम वही हो रहा है, वही पिट्स रहेंगे, पिट्स में हमने जो एनिमल और प्लांट वेस्ट है उसको डाला, और बस उसी में हम क्या कर देंगे, उसमें हम अर्थवॉर्म भी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगी, ये जो प्रोसेस होगी डिकम्पोजिशन की, ये फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम वर्मी कंपोस्ट बोल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है, वही जो कंपोस्ट अभी हमने पढ़ा, एनिमल और प्लांट वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो कंपोस्ट है। अब जब उसी प्रोसेस में हमने अर्थवॉर्म को ऐड कर दिया, वो क्या बन गया, वो वर्मी कंपोस्ट बन गया, है ना। प्रिपेयर्ड यूजिंग अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के यूज से इसको बनाया जाता है। इनमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में रहते हैं, और इससे भी सॉइल का क्या होता है, एरेशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट, ग्रीन मैन्योर क्या है, जो हमने क्रॉप्स ग्रो की, जो हमने ग्रीन प्लांट्स ग्रो किए, उनको यूटिलाइज करने के बाद जो उनका वेस्ट बच गया, जैसे कि मान लो लीव्स बच गई, तो उन्हीं को हमने क्या करा, उन्हीं को हमने सॉइल में वापस से दबा दिया, और वही हमारा क्या बन गया, ग्रीन मैन्योर बन गया। इससे क्या है कि नाइट्रोजन कंटेंट जो है सॉइल में वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हैं, सन, हेम्प और ग्वार जो है वो इसके कुछ एग्जाम्पल है जिनसे ग्रीन मैन्योर बनता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या है, अब फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, है ना। मैन्योर जैसे आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। इनको हम सॉइल में ऐड करते हैं ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, कौन से असेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सके जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, है ना। और ये प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, और हमारा जो क्रॉप यील्ड है उसको भी इम्प्रूव कर सके। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड असेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड इंक्रीज देयर ग्रोथ एंड यील्ड। नेक्स्ट, यहाँ पर आप कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में डिफरेंस देख सकते हो कि कंपोस्ट में क्या है, अर्थवॉर्म प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये दोनों सेम ही होते हैं, कंपोस्ट भी और वर्मी कंपोस्ट भी है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट ही है ना। बस वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर देख सकते हो, जैसे कि कंपोस्ट क्या है, काउ मैन्योर क्या है, पोल्ट्री मैन्योर क्या है ना। काउ मैन्योर जिसमें काउ डंग, काउ के वेस्ट से जो मैन्योर बना है। पोल्ट्री मैन्योर जो पोल्ट्री एनिमल्स है, पोल्ट्री बर्ड्स हैं, उनसे जो मैन्योर बना है। ग्रीन मैन्योर यानी कि जो प्लांट के वेस्ट से जो मैन्योर बना है। नेक्स्ट, अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स देख सकते हो, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। कि नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स कैसे दिखते हैं, वाइट स्फेरिकल बॉल्स जैसे है ना। फॉस्फोरस के आपको थोड़े से ये ग्रेइश से दिख रहे होंगे, है ना। और पोटेशियम के थोड़े से रेड हैं। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है वो क्यों दिया जाता है क्रॉप्स को, सॉइल को क्यों दिया जाता है, ताकि जो प्लांट है उनकी ग्रीन ग्रोथ हो सके, है ना। अब फॉस्फोरस जो है वो फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। पोटेशियम जो है वो रूट अपटेक विगर में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है। मैन्योर जो है वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, यानी कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बना होता है, उन्हीं के डिकम्पोजिशन से बना होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है वो आपके केमिकल होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि इनको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। मैन्योर जो होते हैं उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट बहुत लो कंसंट्रेशन में होता है और स्लो होता है, यानी कि इनके पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम अमाउंट में रहते हैं। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई अमाउंट में रहते हैं और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। सॉइल इम्प्रूवमेंट की बात करें तो जो मैन्योर है वो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, सॉइल में एरेशन को भी इम्प्रूव करता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। लेकिन जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करते, यानी कि सॉइल में किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट नहीं करते। अगर हम बात करें इनके एक्शन की, तो मैन्योर का जो एक्शन है वो बहुत स्लो रहता है, मतलब बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इनका जो एक्शन है, इनकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है और शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें मैन्योर की कॉस्ट और अवेलेबिलिटी की, तो ये चीप होते हैं, यानी कि सस्ते हैं, मतलब खुद भी घर में भी हम बना सकते हैं और लोकली अवेलेबल हो जाते हैं।
अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये एक्सपेंसिव होते हैं और इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ठीक है। अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो मैन्योर जो है वो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि हमारे एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली रहते हैं। और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये हमारे एनवायरमेंट को पल्यूट करते हैं, ये इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। ये पल्यूट करते हैं हमारे एनवायरमेंट को अगर ओवर यूज़ किए जाए। एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ देख ही सकते हो, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यूरिया हो गया, सुपर फोस्फेट हो गया, पोटाश हो गया, है ना, ये सब आपके फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टर्म आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब लोग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर reared without using synthetic chemical fertilizers, pesticides, or genetically modified seeds. Instead, natural methods are used to maintain soil fertility and control pests. दैट मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ये एक ऐसा मेथड है फार्मिंग का जिसमें हम क्रॉप्स को नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक है। हम उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, ये सब यूज़ नहीं करते। जो सिंथेटिक चीज़ें हैं उनको यूज़ नहीं करते, सिर्फ नेचुरल मेथड से हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं या एनिमल्स को रियर करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल्स का यूज़ बिल्कुल मिनिमम करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स का यूज़ हम नहीं करते, या फिर अगर करेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में करेंगे। मैक्सिमम इनपुट हम ऑर्गेनिक मैन्योर का करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें हैं उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे कि रिसाइकल फार्म वेस्ट हो गया, उनको यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बायो एजेंट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे का यूज़ करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के लिए, है ना। नीम लीव्स का या टर्मरिक का यूज़ करते हैं ग्रेन स्टोरेज के लिए या बायो पेस्टिसाइड के लिए। नेक्स्ट, नीम लीव्स और टर्मरिक को यूज़ करते हैं हम, किस लिए यूज़ करते हैं? ग्रेन स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं और बायो पेस्टिसाइड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो हेल्दी बना रहता है नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके। जैसे आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैन्योर का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से बनता है ना। वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी क्या है, ऑर्गेनिक है। ग्रीन लीफ मैन्योर का यूज़ करते हैं, क्रॉप रोटेशन पैटर्न का यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए। नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं और केमिकल्स का यूज़ नहीं करते।